प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में आज से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 में लेंगे हिस्सा। 120 से अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष ले रहे हैं भाग। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के रेवा गांव में एकलव्य विद्यालय का किया शिलान्यास। कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनजातियों को किया जाएगा जागरूक। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। 30 नवंबर तक नाम जोड़ने, सुधार करने या हटाने के लिए दिए जा सकेंगे आवेदन। और झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, झारखंड में फिल्म निर्माण के लिए है अनुकूल वातावरण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजरी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-23978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन की 2 दिन की यात्रा पर ग्लासगो पहुंच गए हैं। 30,000 से अधिक प्रतिनिधि और 100 से अधिक देशों के नेता जलवायु कार्रवाई पर वैश्विक चेतावनी पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। इसका मकसद पेरिस समझौते को लागू करना और सभी देशों को अपने आने वाले दशकों में नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सम्मेलन में पीएम मोदी समेत 120 विभिन्न सरकारों के प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी COP 26 के अलावा ब्रिटेन के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्लासगो पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत बहुत जोश खरोश के साथ किया गया। कैसा महसूस हो रहा था उसको जब खुद प्रधानमंत्री आपके पास से गुजर रहे थे, आप सबसे मिलके जा रहे थे? ये बहुत अभिमान की बात है हमारे सबके लिए कि हम नरेंद्र मोदी जैसी पर्सनालिटी को साथ में देखें। और मैं क्या कह सकूं कि ऐसा पंतप्रधान हमको जो मिला है जो हमारी शख्सियत यहाँ पे बना सकता है और हमारी बनाई है। ग्लासगो इंडियंस इज एक्सट्रीमली हैप्पी। हम लोग बहुत खुश हैं आज मोदी जी ग्लासगो में आए। हम लोग ने गाना बनाया उनके लिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, मोदी जी के साथ मिलकर लिखे नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, मोदी जी भारत का गौरव है, आप सभी जानते हैं। और आज उनको पास से देखा है, एक अलग ही फीलिंग हुई है। क्या चाम है, क्या चमक है। ऐसा लगा है कि सपना पूरा हुआ है, इसी तरह से लगा है। G20 देशों का शिखर सम्मेलन रोम घोषणा पत्र के अनुमोदन के साथ संपन्न हो गया।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि पीयूष गोयल ने बताया कि शिखर सम्मेलन ने अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और पर्यटन पर कोविड महामारी के असर से उबरने और जलवायु परिवर्तन रोकथाम की ठोस कार्रवाई का संदेश दिया है। 18वीं सदी में बनकर तैयार हुए इटली के ट्रेवी फाउंटेन पर G20 देशों के नेताओं का जमावड़ा दुनिया के लोगों के लिए समृद्धि और खुशहाली की मन्नतें मांग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने सिक्के फेंकने के रिवाज को पूरा किया। वहीं वैश्विक जीडीपी की 80% हिस्सेदारी वाले देशों के संगठन का 16वां शिखर सम्मेलन रोम में नए संकल्पों और निश्चयों के साथ संपन्न हो गया। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में 17वां शिखर सम्मेलन बाली में साल 2022 में आयोजित होगा। सम्मेलन में कोविड-19 की चुनौतियों से उबरने के लिए सहयोग बढ़ाने, अफगानिस्तान में मानवता संकट को देखते हुए मदद करने, वित्तीय सुधारों को बढ़ाने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मद्देनजर विकसित देशों द्वारा संचालित जीवाश्म ईंधन से चलने वाले ऊर्जा स्रोतों के वित्तीय अनुदान को रोकने पर सहमति बनी। We've decided to put coal behind us, starting with the international public commitment to eliminate finance for the new unabated coal, that all this finance will stop by 2021. Moreover, all G20 countries will commit to net zero emissions by mid-century. And we've moved much closer to the goal of reaching the $100 billion in climate finance to support vulnerable countries. दुनिया की 60% आबादी G20 देशों में ही रहती है। ऐसे में ग्लासगो में होने वाले COP26 सम्मेलन से पहले G20 देशों का जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रतिबद्धता जताना काफी अहम माना जा रहा है। G20 देशों की तकनीक साझा करने और वित्तीय सहायता मुहैया कराने की दिशा में सहमति बनी है, जिससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से सतत विकास की गति बिना प्रभावित हुए चल सकेगी। वहीं भारत को इस दिशा में सम्मेलन के दौरान सफलता मिली है। G20 के रोम शिखर सम्मेलन में पहली बार G20 ने रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन, साथ में क्लाइमेट फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को क्रिटिकल एनेबलर्स कहा, क्लाइमेट चेंज गोल्स अचीव करने के लिए या हासिल करने के लिए। भारत ने जलवायु के लक्ष्यों की भाषा में बदलाव करने में पाई सफलता। सिर्फ जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने की भाषा की जगह भारत ने विकसित देशों की जवाबदेही तय करने में पाई सफलता। अब जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में विकसित देश क्या कदम उठा रहे हैं, इस पर की जाएगी बात। पहली बार तापमान को 1.5 डिग्री से कम करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वित्तीय और तकनीक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान की पहचान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के मुताबिक सतत जीवन शैली मंत्र को बढ़ावा, विकसित देशों को उनकी आरामदायक जीवन शैली में बदलाव करने और ऊर्जा खपत को कम करने को प्रोत्साहित करना, छोटे और वंचित किसानों की जीवन शैली को बेहतर करने के लिए भारत ने G20 देशों की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में जोर दिया। Prime Minister Narendra Modi's mantra of sustainable lifestyles finds resonance in the Rome Declaration, and sustainable consumption and responsible production patterns coming out of the Sustainable Development Goal number 12, which is aimed at encouraging the developed countries to reduce their luxurious and energy-intensive lifestyle, has been discussed and accepted. भारत सतत विकास और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए साल 2015 से ही पेरिस समझौते के बाद अक्षय ऊर्जा स्रोतों को तेजी से बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का गठन साल 2016 में ही जनवरी महीने में हुआ और अब उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। G20 के रोम शिखर सम्मेलन में ग्लासगो में होने वाली COP26 का एजेंडा सेट किया। पर देखने वाली बात यह होगी कि ये देश, खासकर इस ग्रुपिंग के विकसित देश, अपनी यहाँ जो कमिटमेंट्स और इंटेंशन जाहिर की हैं, उस पर कितना खरा उतरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड रोधी टीके की कम कवरेज वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। यह बैठक 3 नवंबर को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसमें उन जिलों के साथ स्थिति की समीक्षा की जाएगी जिनमें पहला टीका 50% से कम आबादी को लगाया गया है और दूसरे टीके का कवरेज भी पर्याप्त नहीं है।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 12,514 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 12,718 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वर्तमान में 1,58,817 सक्रिय केस हैं और अब तक 3,36,68,560 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,718 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.20% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,58,817 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.17% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.42% हो गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 10 नए मरीजों की पहचान की गई है। ये सभी नए मरीज रांची जिले में ही मिले हैं, जबकि अन्य 23 जिलों में भी एक भी नए संक्रमित नहीं मिले हैं। इस दौरान 8 संक्रमितों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 108 है। दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहार में कोरोना संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने को लेकर चतरा जिला प्रशासन की ओर से विशेष सतर्कता बरतने का निर्णय लिया गया है। चतरा के अनुमंडल अधिकारी मुमताज अंसारी और एसडीपीओ अविनाश कुमार ने शहर के प्रमुख व्यवसायियों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें सरकारी दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की। आज हम लोग चतरा जिला के शहरी क्षेत्र के जितने भी आतिशबाजी के थोक एवं खुदरा व्यापारी और मिठाई जो दुकानदार को या खुदरा व्यापारी संघ के सारे दुकानदारों के साथ हम लोग बैठक आयोजित किए गए हैं। यह आयोजित बैठक जो किया गया है, आगामी जो पर्व त्योहार हमारे पास आने वाले हैं, चाहे वो दीपावली हो, चित्रगुप्त पूजा हो और छठ पूजा को निमित्त रखते हुए हम लोग यह बैठक आयोजित किए हैं। 2-3 चीजें मुख्य रूप से हैं, क्योंकि अभी कोविड गाइडलाइन का भी हम लोगों का अनुपालन कराना अनिवार्य है और साथ ही साथ जो आतिशबाजी के लिए जो सरकार का दिशा निर्देश और माननीय न्यायालयों के द्वारा बीच बीच में जो दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं, उसके संबंध में हम लोग इन लोगों के साथ अपील करेंगे कि जो दिशा निर्देश सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जो दिए जाते रहे हैं, उस संबंध में उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्थिति में हम लोग जो पटाखा दुकानदार हैं, उनको हम लोग खुले जगहों में, खुले मैदानों में उनको बिक्री करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। साथ ही उस दुकान में 18 साल से नीचे या 60 साल से ऊपर के वृद्ध जो भी रहेंगे, उन लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जाए। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 106 करोड़ 31 लाख को पार कर गया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी जिले के रेवा गांव में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। अपने खूंटी दौरे के क्रम में श्री मुंडा खूंटी के फूदी स्थित सीआरपीएफ कैंप का भी दौरा किया और सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात की। इस बीच केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने दूरदर्शन से खास बातचीत में बताया कि जनजातियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय मंत्रालय यानी जनजातीय मंत्रालय का कार्य जनजातीय क्षेत्रों में खास करके शिक्षा एवं स्वास्थ्य में प्राथमिकता के आधार पर कैसे वहां की जनता को बेहतर ढंग से जोड़ा जा सके, बेहतर स्वास्थ्य हो और बेहतर शिक्षा, इसी कार्य योजना को फलीभूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खास तौर से ट्राइबल अफेयर्स को, जनजातीय मंत्रालय को लगातार कार्य करने का निर्देश दिया है और उसी आधार पर योजनाएं बनाई गई। आज खूंटी में पुनः एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास होने जा रहा है और इस विद्यालय का शिलान्यास हो जाने से उस प्रखंड के, जहां जिस प्रखंड में बनाया जा रहा है, वहां के विद्यार्थी को बहुत अच्छी सुविधा और बहुत अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता आधारित शिक्षा
मिल सकेगी। राज्य में मतदाता पुनरीक्षण का काम आज से शुरू हो गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने और मापदंडों के अनुसार आवेदनों का वेरिफिकेशन सुनिश्चित करें। श्री कुमार ने आज साहिबगंज कॉलेज में आयोजित वोटर फेस्ट में भी हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने युवाओं को मतदाता सूची के नाम जोड़ने या सुधार के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। ममता, ए ममता, आई माजी। हाँ माजी, मेवे और फल भी लाने हैं। बहू का 8वां महीना है, सोंठ के लड्डू भी तो बनाने हैं। क्या हुआ ममता? माजी, मेरी दीदी भी तो पेट से है, मगर हम लोग उसको भर पेट खाना नहीं देने पाते हैं। तू घबरा मत ममता, गांव की आंगनबाड़ी सेविका या एएनएम दीदी से मिल। उससे क्या होगा माँ जी? अरे तेरी दीदी की प्रसव की पहले की देखभाल और सलाह मिलेगी एकदम मुफ्त। ऐसा? हाँ। तो हम जाए माँ जी? अरे कहाँ, बाजार की आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी। स्वस्थ माता तो स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ बचपन तो भविष्य अच्छा। कली सोन परी। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध पिए रोज। दादी, दाद दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध है। प्रकृति ने इसे बहुत ही सौंदर्यता और खूबसूरती प्रदान की है। यहाँ की कला और संस्कृति भी अत्यंत समृद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने झारखंड को इतना कुछ दिया है कि फिल्म निर्माताओं को विदेशों में जाकर शूटिंग करने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। श्री बैस ने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण है। राज्यपाल कल देर शाम झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जीफा के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। चतरा पुलिस ने एक बार फिर प्रतिबंधित ड्रग्स और इनके तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि पुलिस 45 किलोग्राम अफीम के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से तस्करी में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी कि वशिष्ठ नगर थाना अंतर्गत कलाल मोहल्ला में शाहरुख आलम एवं एक अन्य व्यक्ति सुनील चौधरी के घर में अफीम होने की सूचना को सत्यापित करते हुए मुख्यालय डीएसपी श्री केदारनाथ राम के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी टीम ने बेहतर कार्रवाई करते हुए दोनों के घरों में जाके छापेमारी की। छापेमारी में लगभग 47 किलो अफीम की बरामदगी हुई। साथ में एक स्विफ्ट डिजायर है, उसमें से भी अफीम की बरामदगी हुई है। दुमका में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 7वां राज्य सम्मेलन कल संपन्न हो गया। सम्मेलन में राज्य के 23 जिलों के 350 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नई राज्य कमेटी के 35 सदस्यों का चयन किया गया, जबकि 11 सदस्यीय राज्य सचिव मंडल का भी गठन किया गया। राज्य भर से जुटे इन प्रतिनिधियों ने राज्य सचिव के तौर पर प्रकाश विप्लव का चयन किया। न्यूजीलैंड ने दुबई में आयोजित विश्व कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। यह सुपर 12 चरण के ग्रुप 2 में भारत की लगातार दूसरी हार है। न्यूजीलैंड ने आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। रविवार को दुबई में खेले गए मुकाबले में टीम ने भारतीय टीम को 8 विकेट से हरा दिया।
भारतीय टीम की बल्लेबाजी एक बार फिर अपने नाम के अनुरूप नहीं दिखी और दिग्गज बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम अब अपना अगला मुकाबला 3 नवंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। देवघर साइबर थाना की पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने पथरौल और मधुपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी कर इन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 15 मोबाइल, 22 सिम कार्ड और 1 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। दीपावली को लेकर दिए का बाजार सज गया है। सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक चाक की मदद से कुम्हार समाज के लोग पूरे परिवार के साथ मिलकर दिया, मूर्ति और अन्य खिलौने बनाने में जुटे हैं। दीपावली के त्योहार कुम्हार समाज के लिए बड़ी उम्मीदें लेकर आता है। कुम्हार समाज के परिवार इस त्योहार की तैयारी में महीनों से जुटे। रांची के पिठौरिया के कुम्हार शंभू प्रजापति ने कहा कि दीपावली और छठ में मिट्टी के दिए और अन्य सामान की अच्छी बिक्री की उम्मीद है। और बिक्री दिवाली में हम लोग बनाते हैं तो उसी में बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई करते हैं और उसी में हम लोग भी पेट पालते हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। दिया और अन्य खिलौना बनाने में जुटी सुनैना कुमारी का कहना है कि इस वर्ष लगातार बारिश के कारण थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन अब तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार उम्मीद है कि ज्यादा ही बिकेगा, बारिश की वजह से बन नहीं पाया है। इस बार ज्यादा है कि बिक जाएगा सारा का सारा। मिट्टी के खिलौने और अन्य सामग्रियों की बिक्री सिर्फ दिवाली में ही नहीं होती है, बल्कि सालों भर विभिन्न वस्तुओं की बिक्री होती रहती है और लोग भी मिट्टी के बर्तन और खिलौने का उपयोग बेहतर समझते हैं। अच्छा, इसीलिए हम लोग लिए, घर का अच्छा दिख रहा है इसीलिए ले लिए और हम लोग लेंगे तभी ना लोग का फिर बिक्री होगा। दीपावली में चाइनीज दियों के बहिष्कार के बीच इस वर्ष मिट्टी के दियों और खिलौनों की की उम्मीद है। रांची से असीम की रिपोर्ट। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र में आज अहले सुबह एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची जिले के तमार थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 वाहन चालकों की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रांची टाटा मार्ग पर कांची पुल के पास हाईवा और ट्रक के बीच हुई सीधी टक्कर में हाईवा चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक काफी समय तक वाहन में ही फंसा रहा। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से ट्रक में फंसे चालक को निकालने का प्रयास किया गया, बाद में उसकी भी मौत हो गई। बढ़ते हैं आगे। रांची की एक बेटी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मुकाम हासिल करने के साथ मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता पाई है। दीपाली ने हाल ही में मिस इंडिया चार्मिंग फेस का खिताब जीतकर सबको चौंका दिया है। राजधानी रांची के हिसार की रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीपाली ने देश भर में फैशन की दुनिया में खुद को स्थापित करने में सफलता हासिल की है। पिछले दिनों जयपुर में आयोजित मिस इंडिया चार्मिंग फेस का खिताब जीतने के बाद दीपाली अब सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। मैंने अभी पूरे झारखंड को नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया था इंडिया चार्मिंग फेस प्रतियोगिता में, जो कि जयपुर में आयोजित था, जहां अलग अलग 14 राज्यों के सारे कंटेस्टेंट आए थे और वहां मैंने मिस इंडिया चार्मिंग यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। रांची जैसे छोटे शहर में मॉडल बनने का सपना देखने वाली दीपाली के लिए यह सफलता हासिल करना आसान नहीं था। मॉडलिंग के फील्ड को चुनने वाली दीपाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हैदराबाद की एक कंपनी में नौकरी करने के साथ ही वह समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। तो मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं आगे जाके मिस इंडिया बनूं और अपने पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करूं। धीरे धीरे जब मुझे ये चीज़ें समझ आने लगी, मैंने ऑनलाइन देखा और मैं ऑनलाइन ही सीखती गई, जो बाकी के हमारे विनर्स रहते हैं उनको देख देख के। दीपाली की मां मुन्नी पांडे बताती हैं कि उनकी बेटी को बचपन से ही मॉडलिंग की दुनिया अपनी ओर आकर्षित करती थी। वह बताती हैं कि परिवार का साथ मिलने से दीपाली ने भी अपनी प्रतिभा को सबके सामने रखने का काम किया। असल में ये बचपन से ही बोलती आ रही है, कोई भी आता था तो
पूछता था बेटा तुम क्या बनोगी पढ़ लिख के, तो बोलते मेरे को मिस इंडिया बनना है। दीपाली फिलहाल हैदराबाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में रही हैं और मॉडलिंग के क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अपने व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर एक एनजीओ के माध्यम से सेवा कार्य भी करती हैं। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। फेस्टिव सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रांची लखनऊ पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। ट्रेन में कुल 13 कोच होंगे। लखनऊ से ये ट्रेन 2 नवंबर को रांची के लिए खुलेगी, जबकि रांची से ये स्पेशल ट्रेन 4 नवंबर को लखनऊ के लिए खुलेगी। आजादी का सफर में हम आज बात करेंगे आज ही के दिन 1913 में ब्रिटिश प्रचार का मुकाबला करने वाले हिंदुस्तान गदर अखबार के बारे में और 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से कैसे मुक्त हुआ पुदुचेरी। एक नवंबर का दिन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में बेहद अहम है। इसी दिन 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम से क्रांतिकारी साप्ताहिक हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सेना में तैनात भारतीय मूल के सिपाहियों पर विशेष ध्यान देना और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना। ये साप्ताहिक पहली बार उर्दू में प्रकाशित किया गया। बाद में 9 नवंबर से इसका पंजाबी संस्करण भी प्रकाशित किया जाने लगा। गदर पार्टी के विचारों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए बाद में इसे गुजराती, हिंदी, पश्तो, बांग्ला, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि में भी प्रकाशित किया जाने लगा। पहले इसके अंक हस्तलिखित होते थे, बाद में इसे छोटे हैंड प्रेस के जरिए छापा जाने लगा। उन्हीं दिनों भारतीय प्रेस पर ब्रिटिश सरकार दबाव बनाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही थी। उस दौरान ये साप्ताहिक ब्रिटिश प्रचार का मुकाबला करने वाले महत्वपूर्ण प्रकाशन के रूप में उभरा। हिंदुस्तान गदर में प्रकाशित होने वाले लेख शुरू में प्रसिद्ध क्रांतिकारी हरदयाल लिखते रहे, जबकि उसकी छपाई करतार सिंह सराभा के जिम्मे थी, जो उन दिनों यूसी बर्कले के छात्र थे। जिस जहाज से साप्ताहिक की प्रतियां भारत भेजी जाती थीं, वही गदर समर्थकों और अप्रवासियों को अमेरिका लाता था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रकाशन को देशद्रोही करार देते हुए इस पर पाबंदी लगा दी। तब प्रकाशकों ने गदर समर्थकों को ब्रिटिश गुप्तचरों से बचाने के लिए काफी प्रयास किए। 1000 से अधिक सदस्यों के नाम याद कर लिए गए थे, ताकि कोई भी सबूत ब्रिटिश सरकार के हाथों में न पड़ जाए। मार्च 1914 में जब अमरीकी सरकार ने हरदयाल को गिरफ्तार करना चाहा, तो वो वहां का काम रामचंद्र, भगवान सिंह और मौलवी बरकतुल्ला समेत अन्य सदस्यों के हवाले कर जर्मनी चले गए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी फैलाना जारी रखा और पाठकों को भारत में ब्रिटिश शासन के अत्याचारों की जानकारी दी। अन्य भारतीयों ने उस प्रेस की मदद की जो न केवल अखबार छापता था, बल्कि राष्ट्रवादियों की रचनाओं और पैम्फलेटों का संकलन भी करता था, जिनमें गदर की गूंज, तलवार और अन्य प्रकाशन शामिल थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। आज ही के दिन 1954 में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के बाद भारत ने पौंडीचेरी के भारतीय संघ में एकीकरण का आह्वान किया। भारत ने जून 1948 में फ्रांस से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसने लोगों को क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति निर्धारित करने का अधिकार दिया। हालांकि अक्टूबर 1948 में पौंडीचेरी, कराईकल और यनम के नगरपालिका चुनावों में एक को छोड़कर सभी नगरपालिकाओं में फ्रांसीसी समर्थक समूह फ्रेंच इंडिया सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। नए पार्षदों ने एक बैठक में फ्रांसीसी सरकार द्वारा दी गई स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया। हालांकि मार्च 1954 में कार्यकारी परिषद के सदस्यों, पौंडीचेरी के महापौरों और आसपास के 7 कम्यूनों ने जनमत संग्रह के बिना भारत में विलय के अपने निर्णय की घोषणा की। कराईकल में सभी समुदायों ने भी इसका